एक ऐसा नाम जिसने आज की डेट में इंडिया के हर एक आदमी की नाक में दम करके रखा है, यहाँ तक कि जेब में भी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने डसा नहीं, फिर चाहे वो कार ओनर्स हो या फिर स्कूटी या फिर बाइक ओनर्स। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एथेनॉल की, जिसने सबको लपेटे में ले रखा है। कोई बोल रहा है गाड़ी में माइलेज नहीं है, कोई बोल रहा है पिकअप खत्म है, तो कोई कह रहा है गाड़ी की टंकी जंकिस्तान बनी हुई है। लेकिन मजाल है जो एथेनॉल रुकने का नाम भी ले दे, क्योंकि फायदे इतने ज्यादा गिनाए जा रहे हैं कि क्या ही कहें। पहले जहाँ पेट्रोल डालने पेट्रोल पंप में जाना होता था, लेकिन अब गन्ने के जूस की ठेली से भी लगभग काम चली जाएगा। पहले शहद लेने दुकान में जाना पड़ता था, लेकिन अब जब मधुमक्खी गाड़ी की टंकी पे ही छत्ता बना देगी तो फिर वो भी क्यों ही लेने जाना। खैर, ये तो दो ही कारनामे हैं, अगर गिनाने लगूं तो लाइन लग जाए। और यहीं से सबके मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इस भविष्य के ईंधन की शुरुआत हुई कहां से। तो यार देखो, इंसान बेवड़ा आज से नहीं है, वो तब से मसरूफ रहने का शौकीन है जब से मसरूफ करने वाली चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, यानी कि दारू। और तब इंसान चावल, शहद और फलों को तब तक सड़ाता था जब तक कि उसमें से नाक के बाल जला देने वाली बदबू आने लगे। और इस फसाद के जड़ के पीछे और कोई नहीं बल्कि चाइना ही था, वो भी आज से 9000 साल पहले। फिर क्या था, दुनिया भर में दकापेल एक्सपेरिमेंट हुए और कामयाबी हाथ लगी अरब के दो हबीबियों को, जिन्होंने डिस्टिलेशन मेथड खोज निकाला और बना डाली अल्कोहल, जो पूरी दुनिया में अल्कोहल नाम से छा गई। पर आज की वो कहावत है ना कि एक इंजीनियर हो और उसके अंदर कीड़ा ना हो, तो ये हो नहीं सकता। लेकिन ये कहावत आज से काफी साल पहले भी लागू थी। यूएसए के सैम्यूल मोरे नाम के एक इंजीनियर ने एक बंद सिलेंडर में एथेनॉल के वेपर को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर उसमें चिंगारी लगाई और उस धमाके से पिस्टन घूम गया, जिसके बाद उन्होंने एक छोटी सी बोट और उसके बाद एक गाड़ी को चलाकर दुनिया को ये बता दिया कि इससे कार भी चलाई जा सकती है, यानी कि इंजन के अंदर कंबशन हो सकता है। और फिर 1908 में तो हेनरी फोर्ड ने एथेनॉल से चलने वाली प्रॉपर गाड़ी बना डाली, जिसको मॉडल टी नाम दिया गया। हालांकि बाद में फिर कई सारे देशों ने इसे अपनाना शुरू करा, जैसे कि यूएसए, ब्राजील और यूरोप के कई सारे देशों ने। पर सवाल यहाँ पे ये खड़ा उठता है कि वो देश जो भारत से लगभग 50 गुना ज्यादा डेवलप्ड है, ज्यादा संपन्न है, जिनकी पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन के आधी भी नहीं है, जो देश 90s से एथेनॉल बेस्ड फ्यूल को यूज कर रहे हैं, ऐसे देशों को अगर E30 मिक्स फ्यूल तक आने में लगभग 50 साल लग गए हो, क्यों भारत में ये कारनामा केवल 10 से 12 सालों में ही करने की कोशिश की जा रही है? और अगर किया भी जा रहा है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उस पर कोई बात क्यों नहीं हो रही है? अभी इंडियन गवर्नमेंट मोटा मोटा ब्राजील के एथेनॉल बेस्ड फ्यूल के मॉडल के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रही है, वो भी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से। और ऐसे में ब्राजील के एथेनॉल बेस्ड फ्यूल की कहानी पे नजर डालने की जरूरत है। जब पूरी दुनिया एक बड़े ऑयल क्राइसिस से गुजर रही थी, क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही थी और ब्राजील अपना 80% क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहा था, जिसके चलते ब्राजील की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। तब ब्राजील की सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाया और प्रो अल्कोहल लॉन्च किया, यानी कि नेशनल अल्कोहल प्रोग्राम। उन्होंने अपने गन्ने के किसानों को भारी सब्सिडी दी, पेट्रोल पंप पर एथेनॉल बेचना कंपलसरी कर दिया और कार कंपनियों जैसे फिएट और फॉक्सवैगन को मजबूर किया कि वो ऐसी कारें बनाए जो सिर्फ और सिर्फ प्योर एथेनॉल यानी कि E100 पर चल सके। लेकिन कुछ सालों बाद ही इसके रुझान आना भी शुरू हो गए। 1990 तक आते आते ये मॉडल पूरी तरह फेल होने की कगार पर आ गया। कारण था सिंपल, इतनी बड़ी मात्रा में एथेनॉल का प्रोडक्शन करना एक नामुमकिन सी बात थी, और साथ ही में 1989 में इंटरनेशनल मार्केट में चीनी के दाम भी बढ़े थे, जिसके कारण ब्राजील के चीनी मिल मालिकों ने एथेनॉल की जगह चीनी बनाना ज्यादा मुनाफे वाला काम समझा और खूब चीनी बना के इंटरनेशनल मार्केट में बेची। और जब ऐसा हुआ तो जिन लोगों ने एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां ले रखी थी, यानी कि प्योर एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां, उनका कट गया पोपट। लोग भड़के, पेट्रोल पंपों पे लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हुई और वापस से प्योर पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की मांगे बढ़ गई। लेकिन कारण सिर्फ यही नहीं था कि पेट्रोल पंपों पे एथेनॉल नहीं मिल रहा था, बल्कि कारण ये भी था कि एथेनॉल बहुत कोरोसिव होता है। इसकी वजह से गाड़ियों के फ्यूल टैंक्स, फ्यूल पंप्स और कार्बोरेटर में जंग लगना शुरू हो गया था और वो जल्दी ही खराब होने लग गए थे। और क्योंकि एथेनॉल लो टेम्परेचर में पेट्रोल के मुकाबले धीरे धीरे वेपोराइज होता है, तो कोल्ड स्टार्ट करने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन एथेनॉल के ये इफेक्ट केवल कार बाइकों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि ब्राजील में फ्यूल वर्सेस फूड की बहस छिड़ गई, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे एथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा गन्ने की खेती करनी पड़ी। और नौबत यहाँ तक आ गई कि जिस उपजाऊ जमीन पे पहले खाने पीने की फसलें उगाई जा रही थी, वहां पर अब सिर्फ गन्ना उगा दिया गया। इस वजह से लोकल फूड सप्लाईज कम होने लगी और ब्राजील में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ गए। और एट द एंड ब्राजील की इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन की मार देखने को मिली, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को जबरदस्ती चलाने के लिए बहुत सारा पैसा पानी की तरह बहा दिया, ताकि एथेनॉल प्रोड्यूसर्स को भारी सब्सिडी दी जा सके और एथेनॉल के प्राइसेस पेट्रोल के मुकाबले कम रहे। और इन सब चीजों के बाद ब्राजील में ऑलमोस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ पड़ी। लेकिन हमारे लिए हैरानी की बात यह है कि ये सब ब्राजील में तब हो रहा था जब वहाँ की टोटल पॉपुलेशन केवल 10 करोड़ थी। जी हाँ, आपने सही सुना, केवल 10 करोड़। और आज ये सब इंडिया में करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन आज की डेट में लगभग 150 करोड़ के आसपास है, शायद उससे ज्यादा ही है। और ऐसे में एथेनॉल बेस्ड फ्यूल को इतनी तेजी से E100 तक ले जाने वाला ख्वाब देखना, ये हमारी गवर्नमेंट की बेवकूफी है या समझदारी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ।
खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सेटबैक्स के बाद भी ब्राजील का एथेनॉल मिशन वर्ल्ड में इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ। तो इसका सिंपल सा कारण था कि वहाँ की सरकार ने लोगों की बातें सुनी, लोगों के फीडबैक्स को लिया, जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया, लोगों ने जो सॉल्यूशंस बताए उन पर रिसर्च करी और उन पर काम किया। और 2003 में फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई। बड़ी कंपनियों जैसे फोक्सवैगन, फिएट और फोर्ड के साथ मिलकर स्पेशल फ्लेक्स फ्यूल कंप्लाइंट कारें बनाई गई, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ, जिसने लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये सॉल्व करी कि पहले जो लोग सिर्फ पेट्रोल वाली गाड़ियां चला रहे थे और पेट्रोल के हाई प्राइसेस से परेशान थे, वो भी अब अपनी गाड़ियों में एथेनॉल डलवा सकते थे। वहीं दूसरी तरफ जो लोग प्योर एथेनॉल बेस्ड गाड़ियां चला रहे थे और एथेनॉल की कमी के कारण परेशान थे, वो भी अब अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा सकते थे। तो फ्लेक्स फ्यूल ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि अब आप अपनी गाड़ी में जो भी तेल डालो, पेट्रोल डालो चाहे एथेनॉल डालो, आपकी गाड़ी को कहीं पर भी रुकना नहीं पड़ेगा, गाड़ी स्मूथली चलेगी। इससे जनता के दिमाग से फ्यूल शॉर्टेज का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया और आज ब्राजील में 80% से ज्यादा नई गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल पे चल रही हैं। लेकिन इस फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी से पहले ब्राजील के लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, वही प्रॉब्लम आज इंडिया के लोगों को भी फेस करनी पड़ रही है, जो थी जंक और इंटरनल पार्ट्स का डैमेज होना, जो कि एथेनॉल में पानी और उसके हवा से पानी सोखने के नेचर की वजह से होता है, जिससे उस टाइम ब्राजील के लोगों की गाड़ियों के कार्बोरेटर और फ्यूल पंप्स लाइंस खराब होने लगी थी। पर ब्राजील की सरकार इन प्रॉब्लम्स को लेकर काफी सीरियस थी। बाकी सरकार ने ऑटोमोटिव कंपनीज और फ्यूल कंपनीज के साथ मिलकर इन सारी प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी फिक्स किया। उन्होंने गाड़ियों में जो सालों से कोरोसिव मटेरियल्स चले आ रहे थे, जो पुराने जमाने की गाड़ियों में फ्यूल टैंक और पाइप्स बनाने के लिए यूज होते थे, जैसे कि जिंक अलॉयज, टार्ने प्लेट स्टील और एल्यूमिनियम, जिसमें एथेनॉल बहुत तेजी से रिएक्ट करके उन्हें खत्म कर देता है। कार मैन्युफैक्चरर्स ने इन सारे पुराने मेटल्स को हटाकर स्टेनलेस स्टील और निकल प्लेटेड कंपोनेंट्स का यूज शुरू किया, जिन पर एथेनॉल और पानी का कोई असर नहीं होता। दूसरा बदलाव था प्लास्टिक और रबड़ की क्वालिटी। एथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले एक बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट होता है, यानी दूसरी चीजों को जल्दी से गला देने वाला। ये पुरानी गाड़ियों के रबड़ के गैस्केट्स, सील्स और प्लास्टिक की फ्यूल लाइंस को गला देता था, जिससे फ्यूल लीक होने लगता था। इसका सॉल्यूशन ऑटो कंपनीज ने नॉर्मल रबड़ को हटाकर हाई ग्रेड सिंथेटिक प्लास्टिक का यूज करके निकाला, जिसको फ्लोरोपॉलीमर रबड़ भी कहते हैं। जिसका फायदा ये हुआ कि एथेनॉल इन मटेरियल्स के सामने बिल्कुल न्यूट्रल रहा और इनको गला भी नहीं पाया। साथ ही फ्यूल लाइंस, इंजेक्टर्स, फ्यूल पंप्स के अंदर खास तरह की निकल और क्रोम प्लेटिंग की जाने लगी, जिससे उन पर एथेनॉल का कोई बैड इफेक्ट न पड़े। साथ ही गाड़ियों के दिमाग को भी एथेनॉल के बैड इफेक्ट्स झेलने के लिए स्मार्ट बनाया गया, यानी फ्लेक्स फ्यूल इंजन कंट्रोल यूनिट एंड सेंसर्स। इसका मकसद इंजन के अंदर फ्यूल बर्न से होने वाले कोरोजन से बचना था। इसके लिए उन्होंने इंजन के दिमाग यानी ECU को स्मार्ट बनाया। गाड़ियों में ऑक्सीजन, लैम्डा सेंसर्स और खास फ्यूल कंपोजिशन सेंसर्स लगाए गए, जो रियल टाइम में ये चेक करते हैं कि फ्यूल में कितना % एथेनॉल है, जिसके अकॉर्डिंग ECU फ्यूल की क्वांटिटी और स्पार्क प्लग के जलने की टाइमिंग को माइक्रो एडजस्ट कर सके, जिससे फ्यूल पूरी तरह जल जाए, यानी सिलेंडर के अंदर एक प्रॉपर धमाका हो, जो इंजन सिलेंडर पर कोई भी एसिड या अनबर्न्ड रेसिड्यू जमने से बचा दे। इसी के साथ स्पेशल इंजन ऑयल्स और एडिटिव्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्योंकि नॉर्मल इंजन ऑयल एथेनॉल गाड़ियों में जल्दी खराब हो रहे थे, क्योंकि एथेनॉल ऑयल के साथ मिक्स होकर उसकी चिपचिपाहट यानी कि लुब्रिकेशन खत्म कर देता था, जिसके चलते ब्राजील ने खास सिंथेटिक ऑयल्स बनाए जो स्पेशली एथेनॉल इंजन्स के लिए थे। फ्यूल के अंदर ही कंपनी से एंटी कोरोसिव एडिटिव्स मिक्स किए जाने लगे, जो फ्यूल लाइंस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते थे ताकि जंग ना लगे। और वैसे तो ब्राजील में कोई खास ठंड पड़ती नहीं है, मतलब कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स नहीं जाते हैं, क्योंकि एथेनॉल जो 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे आसानी से आग नहीं पकड़ता है। जो लोग कोल्ड स्टार्ट वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उसका पहले तो सॉल्यूशन ये निकाला गया कि एक छोटा सा सेपरेट पेट्रोल टैंक लगाया गया, जो सिर्फ कोल्ड स्टार्ट करने में यूज होता था। लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी में हीटेड फ्यूल इंजेक्टर्स आते हैं। जैसे ही आप चाबी घुमाते हैं, इंजेक्टर्स एथेनॉल को पहले ही गर्म कर देते हैं, ताकि गाड़ी बिना किसी डैमेज और दिक्कत के तुरंत स्टार्ट हो जाए। लेकिन वहाँ की सरकार एथेनॉल को लेकर काफी सीरियस थी। वो इसको काम चलाओ फ्यूल की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाह रही थी। गवर्नमेंट ने कार कंपनी को मजबूर किया कि वो ब्राजील पे ही अपनी रिसर्च लैब खोलें और ऐसे मजबूत इंजन्स डेवलप करें जो केवल एथेनॉल के लिए हो। इन सब चैलेंजेस को फेस करने के बाद ब्राजील ने जमीनी स्तर पर काम किया और अपने एथेनॉल प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया। पर इंडिया जो आंख बंद करके एथेनॉल की राह पर निकल पड़ा है, बिना कुछ प्लानिंग के, शायद कुछ ऐसे पॉइंट्स को मिस कर रहा है जो जानबूझकर किए जा रहे हैं, जो फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी और इकोलॉजी पे काफी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ी चुनौती जो शायद हमें फेस करनी पड़ेगी वो होगी वाटर क्राइसिस। ब्राजील में गन्ने की खेती ज्यादातर उन इलाकों में होती है जहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, जहाँ सिंचाई के लिए अलग से बहुत ज्यादा पानी नहीं देना पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ गन्ना उगाने के लिए ग्राउंड वाटर का अंधाधुंध इस्तेमाल होता है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए भारत में हजारों लीटर पानी लगाना पड़ता है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पानी का स्तर यानी कि ग्राउंड वाटर पहले से ही नीचे जा रहा है। ऐसे में एथेनॉल के लिए गन्ने की खेती बढ़ाना पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि भारत में गन्ने की पैदावार पूरी तरह से मानसून पर टिकी हुई है। अगर किसी साल सूखा पड़
पड़ जाए और बाढ़ आ जाए तो गन्ने की पैदावार अचानक गिर जाएगी, और फिर जब चीनी मिलों के पास गन्ना ही कम होगा तो वो पहले से देश भर में खाई जाने वाली चीनी की जरूरत पूरी करेंगे या एथेनॉल की। एथेनॉल प्रोडक्शन सेकेंडरी प्रायोरिटी बन जाएगा, जिस वजह से एथेनॉल की सप्लाई चेन टूट जाएगी और पूरे देश में फ्यूल क्राइसिस पैदा हो जाएगा। अगला जो चैलेंज हमें फेस करना पड़ेगा वो होगा गाड़ियों का पुराना होना, यानी कि गाड़ियों के एथेनॉल कंप्लाइंट इंजन, पार्ट्स और कंपोनेंट्स ना होना। ब्राजील ने 2003 में फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां उतार दी थी, इसलिए उनकी ज्यादातर गाड़ियां एथेनॉल फ्रेंडली हैं। भारत की सड़कों पर करोड़ों ऐसी गाड़ियां हैं, टू व्हीलर्स हो चाहे फिर कारें हो, जो BS4 या उससे भी पुरानी है, जो ऑलरेडी E20 से पहले E10 कंप्लाइंट गाड़ियां लेके बैठे हुए हैं। अगर उन गाड़ियों पर E20 पेट्रोल लगातार डाला जाए तो उनके इंजन्स के रबर पार्ट्स और पाइप्स जल्दी खराब हो जाएंगे। भारत के लिए इन करोड़ों पुरानी गाड़ियों को बदलना या अपग्रेड करना बहुत बड़ी सिरदर्दी होगी, साथ में नाइंसाफी भी, खासकर उन लोगों के लिए जो ब्रांड न्यू गाड़ियां ले रहे हैं और उनको एथेनॉल के साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ रहे हैं। और जिस हिसाब से पेट्रोल में एथेनॉल की परसेंटेज बढ़ती जा रही है, ये प्रॉब्लम्स आगे और बढ़ने वाली है। इसका खतरा E20 ओनर्स पे भी मंडरा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट E85 और E100 जैसी बातें कर रही है, और अगर ऐसा होता है तो ये सरासर जनता की जेब में चपत लगाने वाला काम होगा। इसी के साथ तीसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी वो होगी लॉजिस्टिक्स की, क्योंकि भारत में चीनी और एथेनॉल मिलें कुछ ही राज्यों में है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। यानी अगर देश के हर एक कोने में 20% से ज्यादा ब्लेंडिंग करनी होगी तो एथेनॉल का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इतना एथेनॉल ढोने के लिए इंडिया को हजारों नए डेडिकेटेड स्पेशलाइज्ड टैंक ट्रक्स की जरूरत पड़ेगी, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग और अवेलेबिलिटी एक बड़ा चैलेंज होगी। सिर्फ रोडों पर डिपेंड रहना नामुमकिन हो जाएगा। इंडियन रेलवेज को डेडिकेटेड एथेनॉल रेल रैक्स यानी कि स्पेशल टैंक वैगन्स चलाने पड़ेंगे। रेलवे पर पहले से ही कोल और बाकी चीजों का लोड है, ऐसे में एथेनॉल के लिए एक नया नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल होगा। और आखिर में ये जो एथेनॉल को ग्रीन फ्यूल, पॉल्यूशन फ्री फ्यूल बोल के मार्केटिंग की जा रही है कि इससे पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, तो एक बार सार्थक डॉक्यूमेंट्रीज की ये वाली वीडियो जरूर देखना, रियलिटी पता चल जाएगी। पर ये कहना कि एथेनॉल बिल्कुल नुकसान ही देगा तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर चीज़ के कुछ नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। क्योंकि आज की डेट में इंडिया अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल बाहर के देशों से इंपोर्ट करता है, जिसमें अरबों डॉलर्स खर्च होते हैं। एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने से हमें बाहर से कम तेल मंगवाना पड़ता है, जिससे देश का बहुत बड़ा पैसा बचता है, यानी कि विदेशी मुद्रा। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भी साल 2015 से लेकर 2026 तक पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के इस अभियान से देश को लगभग 1.90 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। इस दौरान भारत ने 310 लाख मैट्रिक टन विदेशी कच्चे तेल की जगह स्वदेशी एथेनॉल का इस्तेमाल किया, जिससे ये तो बात साफ है कि एथेनॉल हमारे देश के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है अगर उसे सही से और सही ढंग से रेगुलराइज्ड किया गया। और अगर हम 100% एथेनॉल को अचीव करने में कामयाब हो पाए तो वॉर लाइक सिचुएशन में हमें क्रूड ऑयल के लिए दूसरी कंट्रीज के सामने झुकना भी नहीं पड़ेगा, जैसे सिचुएशन हमें हाल ही कुछ दिनों में फेस करनी पड़ी थी। दूसरा है गन्ना और दूसरी फसल के किसानों को डायरेक्ट फायदा मिलेगा। एथेनॉल ज्यादातर खराब चावल, मक्का और सड़ी हुई चीजों से बनता है। जब एथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी तो किसानों को अपनी फसल के दाम ज्यादा मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। साथ में बाढ़ और बारिश के कारण गोडाउन्स में जो अनाज खराब हो जाता है और उससे होने वाला नुकसान जो किसानों को झेलना पड़ता है, उससे भी उनको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि एथेनॉल प्लांट्स उन सबको खरीद लेंगे, जिससे किसानों को अपनी खराब फसल के भी अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे। साथ ही एथेनॉल देश के बड़े राज्यों में होने वाले पॉल्यूशन को भी कम करने में मदद करेगा, स्पेशली दिल्ली NCR में, जहां हर साल पराली जलने के कारण काफी पॉल्यूशन होता है, जिसके कारण वहां पर पटाखे भी बैन करने पड़ जाते हैं। और क्योंकि आज की डेट में एथेनॉल केवल गन्ने या फिर मक्के से नहीं बनाया जाता, बल्कि पराली और जितने भी फसलों का वेस्टेज होता है उससे भी बनाया जाता है, जिसको 2G एथेनॉल के नाम से जाना जाता है। तो जब एथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी तो एथेनॉल प्लांट्स इन सारे वेस्टेज को किसानों से लेंगे और उनको इस वेस्टेज का कुछ मुआवजा भी दे देंगे, जिससे किसान पराली जलाने के बजाय एथेनॉल प्लांट्स को सप्लाई करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा और ये पॉल्यूशन की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। यानी एक तीर से दो निशाने। और अगर एथेनॉल का यूज सही और सिस्टमेटिक वे में बढ़ाया गया तो ये अपने आप में एक नई इंडस्ट्री सेटअप करने में मदद करेगा, स्पेशली रूरल एरियाज में, क्योंकि एथेनॉल प्लांट्स ज्यादातर गांव या सेमी अर्बन इलाकों में लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा खेती होती है, जिस वजह से गाँव देहातों में हजारों नई फैक्ट्रियां सेटअप होंगी, जिससे लोकल एरिया में रहने वाले लोगों के लिए हजारों जॉब्स पैदा होंगी, फिर चाहे प्लांट्स में काम करने से लेकर हो या फिर रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने तक, जिससे रूरल एरियाज में पलायन जैसी समस्या से भी काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। लेकिन ये सब अचीव तब होगा जब गवर्नमेंट सिस्टमैटिक वे में ग्रेजुअली चीजों को समझते हुए स्टेप बाय स्टेप पॉलिसी बनाएगी, ना कि आंख बंद करके इन पॉलिसीज को जनता पर थोपेगी। पब्लिक जो ग्राउंड रियलिटी में प्रॉब्लम फेस कर रही है, उनको गवर्नमेंट को तसल्ली से सुनना पड़ेगा, उनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और पॉलिसीज उनके अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। साथ ही इंडियन कंडीशंस के हिसाब से गाड़ियों के इंजन्स एथेनॉल फ्रेंडली बनाने पड़ेंगे। साथ ही पुरानी गाड़ियां जो ऑलरेडी मार्केट में हैं, वो कैसे एथेनॉल फ्रेंडली हो, उन पर काम करने की जरूरत पड़ेगी। तब जाके हम E85 या E100 जैसे ड्रीम को अचीव कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पब्लिक पर एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल थोपा नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनको ये फ्रीडम देनी चाहिए कि वो खुद चुने कि उनको अपनी गाड़ी में नॉर्मल फ्यूल डलवाना है या फिर एथेनॉल मिक्स्ड फ्यूल। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आप पेट्रोल में गन्ने के जूस के बारे में क्या व्यूज रखते हो, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय।